हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और पढ़ाई विद टीपू सर। तो क्या आपको लगता है कि केमिकल नेम्स का याद होना जरूरी है अगर आपको केमिस्ट्री समझना है? अगर आपको रिएक्शंस लिखने हैं क्लास 10 में तो आपके क्लास 9 का कंसेप्ट हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर आपका आंसर यस है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसे फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो कि एग्जाम में 100% आएंगे। यस, क्यों 100% क्यों? क्योंकि ये केमिकल नेम्स के बिना सारा रिएक्शंस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप लिख नहीं पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कोई कहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, आप माता क्या लिखूं, कैसे लिखूं? तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं, जो कि क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केमिकल नेम्स होते हैं, एलिमेंट्स के नेम्स होते हैं जो आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे इंग्लिश में ABCD 26 अल्फाबेट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स में आप 1 2 3 4 प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में इन 20 नेम्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा और कुछ नेम्स चाहिए जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इनका याद होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे मैंने पर्सनली अपने टाइम पे 2000 अगर मैं 6 की बात करूं, जब मैंने 10th एग्जाम दिया था तो मैंने कैसे याद रखा था, जो मुझे आज तक याद है। एक तरीका जो याद करने का, इन सिंबल्स के साथ HACLIBBCNOFNEMGAL SI PSCL ARKCA। अगर आप इसको रिपीट करते हो, खाते पीते टीवी देखते नहाते ट्रैवलिंग करते, तो आपको पक्का से याद हो जाने वाला है। आप माइंड को जितना बोलोगे याद करो, वो उतना याद करेगा। रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद करा हमने? ऐसे HACLIBBCNOFNEMGAL SI, अब देखो यहाँ पे ALSIPSCLARKCA। तो आप इसको फटाफट भी कह सकते हो, HACLIBBCNOFNG, तो आप फटाफट भी कह सकते हो, लेकिन पॉइंट है कि याद करने का मतलब समझ में आना चाहिए। कोई कोई इसको नेम से याद करता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको याद होगा नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपको बेसिकली सीरियल ऑर्डर याद करना है, अगर स्पेशली इन द स्टार्ट। बाद में लिखते करते आपको ना रैंडमली भी याद हो जाएंगे, और जो करना जरूरी भी है। तो ये एक तरीका हो गया। इसमें बहुत राइमिंग्स भी निकाल लेते हैं, जैसे कि हे, ही, ली, बी, सी, ए, नो, इस तरह से आप राइमिंग भी कर सकते हो। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जैसे हमारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि जब रोल नंबर्स बुलाते हैं तो हमें अपने दोस्तों का भी रोल नंबर याद हो जाता है। अरे यार, मैम अटेंडेंस बुला रही है, बोलो बोलो, यस बोलो, होता है ना। तो ठीक वैसे ही आपको इन एलिमेंट्स के भी ये एटॉमिक नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आपको पूरे रिएक्शंस पूरे क्लास 10 की केमिस्ट्री में समझने को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज इस टॉपिक को बेहद क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखिए, आप जब फॉर्मूला लिखोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी अगर एलिमेंट रिएक्शन में पार्ट लेता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका जो वैलेंसी है वही पार्ट लेता है। ठीक है, उसका जो वैलेंसी है ना वही पार्ट लेता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को समझो, जो कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटॉम क्लास 9 में आपको मिला था। और जो क्लास 9 के बच्चे अगर वीडियो देख रहे होते हैं तो उनको ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत जल्दी समझ आ जाएगा जब मैं इसके वीडियोस लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करना। अगर आप भूल जाते हो तो एटॉमिक नंबर से आप वैलेंसी को निकाल सकते हो। बिना वैलेंसी के तो रिएक्शन लिखा ही नहीं जाएगा, मतलब फॉर्मूला लिखा ही नहीं जाएगा। फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा तो फिर रिएक्शन कैसे लिखोगे? फिर तो ब्रेन में ही सारा क्या होने वाला है, लोचा होने वाला है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझा जाता है हम कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन समझने का एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट वेट, ओके। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, फाइन। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है, ये डॉट न्यूक्लियस है मान के चलिए, और ये हमारे सेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, जिसको हम KLMN सेल का नाम भी देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, और हमें चाहिए चौथा सेल जो है N। अब ये समझो कि एक गैलेक्सी है, सिस्टम है, जहाँ पे ऑर्बिट्स है और वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने वाले हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले में जो पहला है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं, फिर दूसरे वाले में मैक्सिमम 8, उसके बाद फिर से हम एक्चुअली 18 कर सकते हैं, फिर हम 32 कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस 20 एलिमेंट्स तक हमें 18 तक नहीं जाना पड़ता, हम 8 तक ही सीमित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वाले सेल में मान लीजिए एक रूम है और वहां पे मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो आपको सेकेंड रूम में शिफ्ट करना है। सेकेंड रूम में 8 लोगों से ज्यादा कोई नहीं रह सकता, तो अगर उससे ज्यादा हो गया तो हम थर्ड रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले ही रूम में रह सकता है, यानी कि पहले सेल में रह सकता है या ऑर्बिट में रह सकता है। तो यहां पे हम पहले वाले सेल में ही रखेंगे, तो इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले रूम में या ऑर्बिट में तो 2 लोग रह ही सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो सिंपली सिंगल सेल में काम खत्म। लेकिन आप अगर लिथियम को ध्यान से देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अब इसके पास 2 से ज्यादा है, तो पहले वाले सेल में कितना रहेगा, 2, लेकिन मैक्सिमम 2 ही रह सकता है पहले वाले सेल में या ऑर्बिट में। तो अब इसको शिफ्ट करना है हमें दूसरे रूम में, दूसरे सेल में, ऑर्बिट में। रूम एक्चुअली मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, लेकिन कहते तो ऑर्बिट या सेल ही है। तो यहाँ पे जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा सेकेंड रूम में, कि भाई तू तो यहाँ नहीं बनेगा, तू सेकेंड रूम में जाके रह ले, ठीक है, जगह नहीं है तेरे लिए। अब जैसे हॉस्टल्स में हम डबल ट्रिपल रूम में रहते हैं ना, कुछ वैसा ही है कि मान लीजिए कि बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 से ज्यादा है, तो पहले वाले सेल में 2 तो रह ही सकते हैं। अब दूसरे वाले में 2, क्योंकि दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम 8 पीपल कैन लीव, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, तो अभी तक तो 2 ही हुए हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 तक हम जा सकते हैं सेकंड वाले रूम में या सेकंड वाले ऑर्बिट में। अब यहाँ पे देखो 5 है, तो ये 2,3 हो गया, जैसे कि ये 2,4 हो गया, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, तो अब सेकेंड सेल या ऑर्बिट भी फुल हो चुका है। अब इससे अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स तो अपने को जाना पड़ेगा थर्ड वाले सेल में, थर्ड वाले ऑर्बिट में। तो जो क्लास 10 में अभी आए हैं उनको एक आइडिया तो है ही कि कैसे ये प्लेस किया जाता है, फिर भी मैं एक इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले वाले सेल में 2, ठीक है, पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8, तो 8, अभी भी कितने हुए हैं, 8 और 2 10 ही हुए हैं, तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके थर्ड सेल में। ठीक वैसे ही ये कहाँ तक जाएगा, 281, 282 है ना, 282 का मतलब कितना हो गया 12, 283 मतलब 13, 284 तो कहाँ तक जाएगा, ये 288 तक जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो आप 19 है जो अब और ज्यादा है, तो इसके लिए फोर्थ सेल भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक बात है, देखो यहां पे मैंने पहले वाले में 2 डाला, दूसरे वाले में 8 डाला, आप ये कहोगे कि सर तीसरे वाले में तो हम 18 रख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली 2, 8, 10 और यहाँ 9 क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना एक स्वभाव होता है, एक हैबिट होता है कि लास्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने चाहिए, लास्ट वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। ये वाला, जैसे कि मान लो सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, फाइन। इसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, फिर हमने 8 लिखा।
अब थर्ड वाले में यहाँ हम 18 दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी और बाकी सेल्स को है फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे हम दे सकते थे क्योंकि हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अब प्लेस करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 289 लिख देता हूँ तो ये रूल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाला सेल जो खत्म हो चुका है वहां पे कहानी, वहां पे 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है 2881। देखिए लास्ट वाले सेल में 8 से ज्यादा नहीं है, तो 2882 लास्ट वाले सेल में 2 से ज्यादा नहीं है। तो जो भी अपना लास्ट सेल होगा ना, देखो हर जगह 1 2 7 1 2 2 4 7, आप देख सकते हो कि लास्ट वाले सेल में कहीं पे भी 8 से ज्यादा नहीं है। तो हमें इस तरह से सेटअप बनाना है कि लास्ट वाले सेल को 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। आपको थर्ड में 18 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 8 हो गए 10, 10 प्लस 18 हो गए 28 प्लस 7 हो गया 35। तो क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था कि लास्ट वाले सेल में मुझे जाना है और वहां पे मैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ़िगरेशंस की आपको वैसे जरूरत तो नहीं है, बस मैंने एक नॉलेज के लिए डाला है, तो घबराइए मत। आपको बस ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ही हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया है, एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सेटअप, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि लास्ट में एक ऑक्टेट रूल कहलाता है कि ऑक्टेट यानी कि वो लास्ट में कम से कम 8 या 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट वाले सेल में। उसके बीच अगर आप देखो थर्ड वाले में 18 डाल सकते हो, अगर आपको फोर्थ वाले में भी जाना है और वहां जाने का ऑप्शन है तभी आप वहां पे 18 डाल सकते हो। तो इन वेरी शॉर्ट वे अगर मैं कहूँ, आपको इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 18 के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सेकंड वाले सेल में 8 तक जाना, थर्ड वाले सेल में भी 8 तक जाना, उसके बाद उससे ज्यादा हो जाए तो फिर से आप रिपीट करना। और जो वैलेंसी होता है, जो वैलेंसी की हम बात करते हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी जब रिएक्शन होता है, किसी भी एलिमेंट्स के बीच अगर रिएक्शंस होता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वो प्लस और माइनस चार्ज का डेवलप होता है। मैं ये कहता हूं कि जो डोनर्स हैं, जो देने वाले हैं, वो अच्छे लोग हैं तो वो पॉजिटिव है, यानी डोनर्स नॉर्मली मेटल्स होते हैं। द डोनर्स आर मेटल्स, जो प्लस आयंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं। उसमें एक्सेप्शन यही है कि H प्लस, जबकि ये प्लस है लेकिन ये नॉन मेटल है। अगर आप नेगेटिव आयंस को देखो तो दे आर नॉर्मली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब भी हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं नॉर्मली दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें आयंस का डेवलप होता है। आयंस का डेवलप तब होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई लेने वाला और कोई देने वाला, यानी कि कोई डोनर है तो कोई एक्सेप्टर है। तो ये जो प्लस वाले हैं ये डोनर्स होते हैं, अच्छे इंसान, अच्छे लोग प्लस, तो उसका तो ठीक उल्टा नेगेटिव होने वाला है। और ये एक्सेप्टर्स, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टर्स वाले लोग नेगेटिव होते हैं, बस मेरे एक याद करने का फंडा है कि डोनर मतलब अच्छे लोग डोनेट करते हैं तो वो प्लस हैं, पॉजिटिव पीपल हैं, और बाकी जो दूसरा हो जाएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो हम कंपाउंड जो बनता है, इनके बीच जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हमेशा ये देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है मोस्टली, क्योंकि मेटल प्लस होता है और नॉन मेटल नेगेटिव होता है। प्लस माइनस कंबाइन करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बन के निकलता है। और आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आइए चलिए थोड़ा सा वैलेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वैलेंसी का क्या होता है कि जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंसी कहते हैं, क्योंकि वही रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्यों? क्योंकि जो सेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको मिल चुका है तो वो स्टेबल है, वो कंप्लीट है। जो बाकी सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 2 1, तो एक्चुअली में क्या है कि पहला सेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, 2 चाहिए था 2 मिल गया, लेकिन सेकंड वाले को 8 चाहिए था, एक्चुअली में 8 वो रखना चाहता है, पर फिलहाल उसके पास क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले तो नहीं सकता, क्योंकि 7 को लेने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है और खुद बन जाता है हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन की तरह, यानी कि 2। फॉर एग्जांपल अगर 2 और 1 है और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए, ये अगर डोनेट हो जाए तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अब वो हीलियम से मैच करेगा। तो ये भी कहा जाता है कि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स या तो देता है, डोनेट करता है, या तो एक्सेप्ट करता है, डिपेंडिंग की क्यों करता है, क्योंकि वो
इनर्ट गैस के अरेंजमेंट को पाना चाहता है। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि आप हीलियम की बात कर लो, नियम की बात कर लो और आर्गन की बात कर लो। अब इनके जैसा क्यों, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद लिथियम हीलियम बन जाएगा, नहीं, उसका कन्फिगरेशन बन जाएगा हीलियम की तरह। जैसे कहते हैं ना मम्मी पापा उसकी तरह मार्क्स लाओ, वो तो 90 लाता है, वो तो 99 लाता है। अब मम्मी पापा को बोलना कि हम भी लाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि पढ़ाई विथ टीपू सर। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो इनर्ट गैस अरेंजमेंट है इनमें अगर ध्यान से देखो 288 स्टेबल है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑलरेडी है, ना देना है और ना लेना है। नियॉन को देखो 2,8 लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑलरेडी फिल्ड है, ऑक्युपाइड है भाई, अपने को ना किसी को देना है ना लेना है। तो इसलिए हीलियम पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले ही सेल में उसका काम तमाम हो चुका है, यानी कि वो भी स्टेबल है। तो इनको काफी स्टेबल कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर व्हाट कन्फिगरेशन, बिकॉज ऑफ देयर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वहां पे ऑक्युपाई है वो अपना फिल्ड होता है कंप्लीटली। इन दैट केस ये कहा जाता है कि कोई भी एलिमेंट डोनेट करता है मेटल्स और एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल्स, इसीलिए ताकि वो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए और स्टेबल बन जाएं। इसीलिए कहा जाता है, ये यहाँ सिस्टम बनाया गया है कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंसी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनके भी लास्ट में, अब देखो जैसे कि हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, तो वैलेंसी भी क्या हो गया 1, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हीलियम के पास वैलेंसी क्या है 0, क्यों, क्योंकि हीलियम को क्या चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास ऑलरेडी था ही, वो पहले वाले में फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो ना उसको किसी को देना है और ना लेना है, इसलिए मतलब उसका वैलेंसी क्या है 0, जिसको हम जीरो वैलेंट भी कहते हैं, जीरो वैलेंट। जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एबीसीडी है। ये आप समझ गए ना तो फिर बाकी चीज तो आप चुटकियों में कर डालोगे। तो ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, हैव पेशेंस, ठीक है, ओके। यहां पे अगर आप ध्यान से और एक चीज देखना कि लास्ट में 1 है तो वैलेंसी 1, लास्ट में 2 है तो वैलेंसी 2, लास्ट में 3 है तो वैलेंसी 3, लास्ट में 4 है तो वैलेंसी 4। लेकिन यहां पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं कि अगर लास्ट में 5, 6, 7 है तो देखिए वैलेंसी 5 या 6 या 7 नहीं है, 3, 2, 1 है। क्यों, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देता या लेता है, डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, क्यों, ताकि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहां पे देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास 2, 8 होगा, ठीक है, इसलिए वैलेंसी 1 तो उसके लास्ट में भी 1। लेकिन यहां पे देखो 5 है, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद को किसी को दे नहीं सकते, तो वो क्या करने वाले हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब एक्सेप्ट क्या हो गए, वो एक्सेप्टर हो गए, मतलब वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और अगर आप यहां देखो सारे देने वाले थे, 1, 2, 3 ये देने वाले थे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो दे देगा, 2 है तो वो दे देगा, 3 है तो वो दे देगा, क्योंकि इनको देने में एनर्जी कम लगता है तो वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उनका जो चार्ज डेवलप होगा वो प्लस होगा। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो +1 चार्ज, जैसे कि लिखा जाता है लिथियम प्लस, बाय डिफॉल्ट मतलब 1 चार्ज। अगर आप बेरिलियम का देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए Be2+। यहां पे अगर आप बोरोन का देखो तो 3+। समझ रहे हो, यानी कि जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे क्योंकि वो डोनर्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उतना ही चार्ज डेवलप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो 3, 2 देंगे तो 2, 1 देंगे तो 1। अगर आप कहते हो कि सर ये 4 वाला क्या करेगा, तो कार्बन बहुत स्पेशल है, 4 कहीं ना कहीं मिड में आ जाता है। तो इसके बारे में कार्बन कंपाउंड एक चैप्टर आने वाला है क्लास 10 में, जहां आप सीखोगे कि क्यों ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बनाता। मैं आपको शॉर्ट में इतना ही कहूंगा फिलहाल कि कार्बन एक एक्सेप्शन है, वैलेंसी तो 4 है, लेकिन ये किसी के साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करता कि ना माइनस या प्लस बने, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, ये कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, पर उसको हम यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमारा अभी मोटिव ये है कि हम फॉर्मूला को कैसे लिखें, कैसे चीज़ों को याद रखें, अगर भूल जाएं तो कैसे याद करें, हम इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 वाला है इसमें वैलेंसी 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ना प्लस बनाएगा ना माइनस बनाएगा, ठीक है, ये अनायन कटायन कुछ भी नहीं बनाता। तो इसके बारे में हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है कि ये अब खुद को 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे नहीं सकते, या किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, इतनी एनर्जी डेवलप नहीं होती है, ढेर सारा एनर्जी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये क्या कहेगा, चलो ठीक है मैं किसी से 3 ले लेता हूँ, क्योंकि अब ये 3 जो देने वाला है बेचारे, इसके पास कोई तो होना चाहिए ना जो 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो। मैं 3 देना तो चाहता हूं पर लेने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 वाले हैं ये 3 वाले के पास जाते हैं कि भैया मुझे 3 दे दो और मुझे 8 बना दो। तो ये 5 वाले, 6 वाले और 7 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स ये लेते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जैसे कि अगर 5 वालों को देखो तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3, ताकि ये 8 बन जाए। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 3। अब इसको मतलब कहते हैं कि 8 से माइनस कर दो, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1। यानी कि अगर आप समझो इसको देसी लैंग्वेज में कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने चाहिए इसको 8 बनने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, -2। अगर आप देखो ऑक्सीजन को आपने देखा होगा 2 माइनस लिखा जाता है, आपने फ्लोरीन को देखा होगा सिंपली माइनस लिखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन को आपने देखा होगा 3 -3 लिखा जाता है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 बनने के लिए, तो इसको माइनस चार्ज में लिखा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो जितना इलेक्ट्रॉन्स देता है वो उतना ही नेगेटिव बनता है, जो पॉजिटिव बनता है, और जो जितना लेने वाला होता है उतना ही नेगेटिव। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आपसे लिया है तो मैं 2 नेगेटिव बनूंगा, मैंने 3 लिया है तो 3 नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और क्या कहो, कैसे याद रखोगे, देने वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सारा नॉलेज दे रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ, राइट हूँ, डालिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, ठीक सेम वही लॉजिक रिपीट होगा। 1 2 3 वालों का वैलेंसी 1 2 3 है। आप देख सकते हो कि नियॉन का वैलेंसी जो है वो है 0, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी दोनों सेल्स फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो ना देना ना लेना, तो वैलेंसी 0। जो वैलेंसी 1 होता है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम डाईवैलेंट कहते हैं, जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसको हम ट्राईवैलेंट कहते हैं, और जिसकी 4 होती है उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट होगा। 1 2 3 वालों का वैलेंसी 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वाले का वैलेंसी भी 4। सिलिकॉन एक आप शायद आपने पढ़ा होगा, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, ये कहीं ना कहीं दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है, पर हम सिलिकॉन के बारे में इतना डिटेल अभी नहीं बात करेंगे। इनफैक्ट सिलेबस में भी इसका इतना कोई डिटेलिंग नहीं है, पर लेकिन कार्बन का डिटेलिंग आपको मिलने वाला है, इसकी पूरे फैमिली क्यों नहीं बनाता है, प्लस माइनस सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे अब वही चीज कि 7 अगर है तो 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 वैलेंसी। 8 ऑलरेडी फिल्ड है पूरा, तो 0 वैलेंसी। फिर से 1 2, तो इसका 1 2 वैलेंसी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द वैलेंसी। अब एक बात बताओ, आप मुझे बोलोगे सर आप इतना कुछ कह रहे हो, उसका एक्चुअली एप्लीकेशन कैसे और क्या करना है, आप मुझे वो बताइए स्ट्रेट फॉरवर्ड। आजकल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पसंद है ना, शॉर्टकट पसंद है। तो देखो, सपोज मैंने आपको बोला, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे ही देता हूं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड मैंने लिखने के लिए कहा आपको कि कैसे लिखो सोडियम क्लोराइड। अब मुझे याद नहीं है, जबकि ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है जो शायद सबको याद होता है, फिर भी बात बता रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड सपोज किसी को पता नहीं है, क्या करें, कैसे लिखें। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na, नेट्रियम लैटिन नेम, फिर क्लोरीन का Cl होता है, ठीक है। सिंबल्स का भी याद होना उतना ही जरूरी है। फर्स्ट जो लेटर लिखते हैं कैपिटल, सेकंड अगर लेटर होता है तो स्मॉल लिखते हैं। अब यहाँ पे NaCl है। अब आप सपोज भूल गए कि आपके सोडियम की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, तो आपने फटाक से क्या करा, आपने याद किया एटॉमिक नंबर। कैसे याद करना है आपको, H है ना, अब याद करना H He Li Be C N O F Ne Na। तो मैं कहाँ रुका, आके 11 में रुका, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल 11 है, हमें इसको प्लेस करना है। फिर दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 10 हो गए, तो अपने को जाना है थर्ड वाले सेल में 1, तो 2 8 1 विल गिव अस 11 इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा कि लास्ट में क्या है 1, तो वैलेंसी क्या है 1। आपको पता है 1 वाले डोनेट करते हैं तो 1 प्लस हो गया। सच कहूं तो फॉर्मूला में प्लस माइनस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी बुक्स में या टीचर्स लिख के बताते हैं कि 1 प्लस, तो ठीक है, सोडियम का चार्ज हो गया 1 प्लस, फाइन। क्लोरीन आप तो भूल गए, अब आपको आगे बढ़ना है। आप सोडियम तक आ चुके थे Na, फिर आपको आना है Mg, फिर Al, फिर Si, फिर P, फिर S, है ना, फिर Cl। तो आप रुक गए 17 पे। तो काउंट तो हम सबको करना आता है,
तो 17 पे रुक गए। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8, 2 और 8 हो गए 10, कितने बचे 7। आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले सेल में 8 या 8 से कम तो हो ही सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 8 7, तो इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करने वाला है, ये एक्सेप्टर है नेगेटिव आयंस। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1। अब आप क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्रिस क्रॉस। हमारे टाइम पे एक शक्तिमान सुपर हीरो, जो हमारा बचपन का सुपर हीरो है, उसमें कैरेक्टर था अंधेरा कायम रहेगा, तो वो वहां पे क्रॉस, मुझे जब भी ये क्रॉस की बात आती है ना, मुझे वो याद आ ही जाता है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये 1 जाएगा इधर, ये 1 जाएगा इधर, तो नॉर्मली क्या बना Na1Cl1, क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 1 लिखा नहीं जाता, आप सबको पता है कि अगर मैथ्स में भी पावर 1 हो तो नहीं लिखा जाता, कोफिशिएंट भी नहीं लिखा जाता 1, बाय डिफॉल्ट ही मानते हैं कि 1 है। तो कुछ वैसा यहाँ पे भी है कि आपको इस तरह से Na1 नहीं लिखना है, आपको जबकि लिखना है NaCl, आपको यहाँ 1 मेंशन नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट हम यही समझेंगे कि इस यहाँ पे 1 1 है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आपका ये जो लिखने का तरीका है ये भी फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों इतना याद रखना है, क्यों आपको ये एटॉमिक नंबर्स की जरूरत है, क्यों ये ABCD कहलाता है केमिस्ट्री का। ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आपको ये सब कुछ याद हो जाए ना, आप देखना, आप मेरी बात याद रखोगे, कमेंट बॉक्स पे आके डालोगे कि सर यस मैं केमिस्ट्री समझ रहा हूं, क्योंकि बिना रिएक्शंस के क्या ही केमिस्ट्री, क्या ही केमिकल रिएक्शन, सारे चैप्टर्स में भर भर के रिएक्शंस आने वाले हैं। अब कोई टीचर कहेगा राइट द रिएक्शन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इधर आपका दिमाग चल रहा है कि भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते कैसे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखते कैसे हैं, अब करें क्या। तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो गिव टाइम टू दिस and then you can do all the reactions, you can remember, you can write the reactions very easily and then you can balance the reaction। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला है, आप जरूर जाके देखो, पार्ट 1 जो मैंने इस चैप्टर पे डाला है, कि बैलेंसिंग के लिए क्या जरूरत होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटॉम सेम होने चाहिए। अगर इधर 2 हाइड्रोजन एटॉम है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन एटॉम होने चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला ही गलत होगा तो बैलेंस तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो इस पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस का फाउंडेशन है ये, फाउंडेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बस एक रैंडमली कुछ, देखिए हम ये जो फॉर्मूलाज है ना, अगर आप ये भी सीख जाते हो ना, पूरा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर लगभग कवर हो जाना है। इतना इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए फॉर्मूलाज लेके आया हूं। अगर आप ये कर लो ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर का बहुत सारा रिएक्शंस और आपको मतलब आपकी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और ये कैसे लिखा जाता है अगर आपको नहीं आता है ना, अभी आपको आने लग जाएगा। बस आप यहां एक्सपर्टीज कर लो, यहां पे आप चीजों को याद कर लो, यहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, कैसे वैलेंसी लिखते हैं वो सीख लो, कि लास्ट में 1 2 3 तो वैलेंसी 1 2 3, 4 तो 4। लेकिन अगर लास्ट में वैलेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो लास्ट में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो लास्ट वाले सेल में होते हैं। और लास्ट वाले सेल का नाम होता है वैलेंस सेल, लास्ट सेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वो 5 6 7 है तो 8 से माइनस कर दो, 5 वालों को 3 चाहिए तो 3 माइनस, 6 वालों को 2 चाहिए तो 2 माइनस, 7 वालों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 माइनस, 8 वालों को कुछ नहीं चाहिए 0, तो वैलेंसी भी 0, ना लेना ना देना, अपना वो मस्त रहते हैं। उनको इनर्ट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। ठीक सेम चीज आपको यहां रिपीट करना है, बिल्कुल कुछ नया नहीं, अलग नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल, जैसे 20 एलिमेंट्स तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। आपको बाकी ये कुछ सिल्वर, ब्रोमीन, जिंक, लेड, बेरियम, कॉपर, मैंगनीज और आयोडीन का भी आपको याद रखना है। क्लोरीन अगर आपको याद है कि 1 या हो गया याद आपको, तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनका देखो साउंड सेम करता है ना, इनका सबका वैलेंसी 1 है। ये जो ग्रुप होता है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें ये 17th ग्रुप में आते हैं, तो उसकी वैलेंसी 1 होती है बाय डिफॉल्ट। तो आयोडीन अगर आपको सॉरी क्लोरीन अगर आपको याद हो गया, फ्लोरीन अगर आपको याद हो गया, तो आयोडीन और ब्रोमीन का भी 1 1 ही होता है। सिल्वर का याद रखिएगा, वैलेंसी 1, करते करते याद हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। हर चीज के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, कोई ऐसा शॉर्टकट दुनिया में नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के आ जाए, तो प्रैक्टिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे
2 वैलेंसी है, ध्यान रखिएगा बेरियम, क्योंकि ये वो केमिकल नेम है, जो एलिमेंट नेम है जो चैप्टर 1-2 में आने वाले हैं। अगर आप इन सब में एक्सपर्टीज कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है क्लास 10 के लिए पार्ट 2 चैप्टर 1, ट्रस्ट मी आप देख लेना क्या डिफरेंस फील करोगे आप। तो यहाँ पे मैंगनीज का वैलेंसी 2 होता है, मैंगनीज जिंक का वैलेंसी 2 होता है, लेड का वैलेंसी एक्चुअली 4 लिखा है, लेकिन इसके दो स्टेट्स होते हैं, +2 और +4। ये सारे मेटल्स ही हैं मोस्टली, तो सारे चार्जेस प्लस ही होने वाले हैं, एक्सेप्ट ये आयोडीन जो 7 है और नेगेटिव होने वाला है। केमिस्ट्री है, थोड़ा एक्सेप्शन तो होते ही है ना, वो फ्रस्ट्रेशन वाला देखा है ना आपने, कोटा फैक्ट्री, वही वाली बात है। तो एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं। तो लेड एक्चुअली क्या होता है कि वैलेंसी 2 दिखाता है, आप ध्यान रखना 2, इसकी वैलेंसी आप क्या ध्यान रखोगे 2। एक्चुअली में इसका +2 और +4 होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन और बहुत ज्यादा स्टेबल है वो +2 वाला है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, 1 और 2, पर आपके सिलेबस में ध्यान रखना कि मोस्टली जो कॉपर के साथ जो नेम है ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, आप ना बाय डिफॉल्ट कुछ सोच सकते हो कि वैलेंसी 2 कॉपर ऑक्साइड, तो वैलेंसी 2 लेके चलना। तो कॉपर की वैलेंसी वैसे होती तो 2 है, 1 और 2, पर आप लेके चलना कि आपको मोस्टली 2 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ओके। मैंगनीज का 2 फर्स्ट चैप्टर में चाहिए, ठीक है। आपको आयोडीन, क्योंकि ये 7 है तो 8 - 7 कितना हो जाना है 1, ये 7 में से एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तभी 8 बनेगा ना, तो ये नेगेटिव है आयोडीन। तो आई होप कि आपको ये सब थोड़ा सा बेटर हो गया है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। कार्बोनेट, ये बहुत फेमस नेम होने वाला है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ही फेमस, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चौक, लाइमस्टोन, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है, यू विल गेट इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। फिर आपको नाइट्रेट मिलने वाला है, यहाँ पे नाइट्रेट के बारे में, ये NO3, ये सब पॉली एटॉमिक कहलाते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा एटॉम, एक से ज्यादा एटॉम वाले को पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊं, इन केस अगर आपको शायद जरूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, तो वो -1 नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि लिथियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये लिथियम प्लस होगा, तो इसको मोनो एटॉमिक आयन भी कहते हैं, मोनो एटॉमिक आयन, क्योंकि इस पर मोनो एक सिंगल चार्ज है। अगर 2 चार्ज है तो जो 2 देने वाला या लेने वाला डायटोमिक आयंस, वो डायटोमिक होते हैं। ट्राइएटोमिक जिसका चार्ज 3, जैसे कि नाइट्रोजन का होता है 3-, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइएटोमिक है, ठीक है, मतलब ट्राई, इसके चार्ज जो ट्राई होता है, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा शायद ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में, फॉर्मूला लिखने के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाइट्रेट, ये सब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हैं। फॉस्फेट भी देखा जाए तो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, और ये सल्फेट सॉरी 2 बार आ गया है, आप एक बार अवॉइड करना, तो इनके बिना तो मतलब कुछ होने ही वाला नहीं है। सल्फेट सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं सर्कल करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो पूरा भर भर के दिमाग में डाल लो कि नाइट्रेट का मतलब NO3, माइनस का मतलब 1, -1 सिंगल चार्ज। कार्बोनेट CO3 चार्ज है 2-, यानी कि 2 वैलेंसी कह सकते हो आपकी भाषा में, अगर या मेरी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रखना है ना, तो उसकी वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है और लिखना है। फिर फॉस्फेट अगर देखो तो PO4 3-, OH हाइड्रोक्साइड माइनस, NH4+, ये तो माइनस क्या है, यानी कि 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, इनकी वैलेंसी 1 है बाय डिफॉल्ट। सल्फाइड शायद इतना जरूरत ना पड़े, सल्फेट 2 वैलेंसी 2, और फॉर्मूला लिखते वक्त प्लस माइनस का इतना शायद रोल प्ले नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि मोस्टली सारे नेगेटिव आयंस ही हैं। अमोनियम ही एक ऐसा पॉलीएटॉमिक है जो पॉजिटिव आयन है, कह सकते हैं कि अमोनियम इज द ओनली पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन, बाकी मोस्टली सारे नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रखोगे, कार्बोनेट CO3 2-, मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है, आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप इस चीज को याद रखना। CO3, मैं अगर पूछूं कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है, बता देना 2। मैं अगर पूछूं कि सल्फेट की वैलेंसी क्या है, बता देना 2। मैं पूछूं कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है, माइनस, तो मतलब सिर्फ 1, तो बता देना 1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये बहुत जरूरी है, जो चार्ज है कहीं ना कहीं वही वैलेंसी की तरह काम करेगा, फाइन। आप इस चीज का प्योरली ध्यान रखना। एमोनियम इज द ओनली पॉजिटिव आयन, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन, बाकी नेगेटिव्स ही हैं सारे, ओके। चलो
मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैसे हुआ, तो मैंने यहां लिखा कैल्शियम का Ca, मैंने यहां लिखा हाइड्रोक्साइड का OH। फाइन, हो गया। अब आप याद करो कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है 2, हो सकता है आपको याद ना हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके एटॉमिक नंबर को याद करना कि भाई Ca लास्ट में है, करते करते शायद याद हो जाए, HHELIBE BCNOFNENAMGALSIPSCLRKCA, तो लास्ट में आप 20 में रुकोगे, जिसकी रोल नंबर क्या है 20। एक्चुअली उससे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, पर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं रोल नंबर, तो उसकी रोल नंबर क्या है 20 है। आप कन्फिगरेशन बताओगे अब, तो 20 का जो कन्फिगरेशन है वो क्या होने वाला है, 20 की कन्फिगरेशन कि आप यहां लिखोगे 2, फिर आप सेकंड में डालोगे 8, फिर आप यहाँ पे 10 नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप लास्ट में 10 में खत्म करोगे तो वो रूल के अगेंस्ट है, मतलब कि लास्ट वाले सेल में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ इरेज करना होगा, इस 10 को अब आपको 8 और 2 में स्प्लिट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 या 8 से कम ही है, तो इसके लास्ट में कितना आया इलेक्ट्रॉन, 2 आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट सेल में है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो गई 2। इस तरह से आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, करते करते आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब ये चार्ज लिखना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको ये टीचर कहते हैं कि नहीं लिखना है, तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो देने वाला हुआ ना, 1 2 3 तो डोनर्स हो गए, तो इसका प्लस चार्ज। हाइड्रोक्साइड अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको हाइड्रोक्साइड का अगर ध्यान होगा, अभी अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, ये रहा माइनस, सिर्फ आपको क्या लिखना होता है OH माइनस, तो बाय डिफॉल्ट मतलब 1, तो यहाँ पे चार्ज हो गया 1 माइनस, यानी कि -1। अगर आप ये चार्ज नहीं भी लिखोगे तो फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो इसको क्रिस क्रॉस करोगे, तो आपने लिखा CaOH2, ये गलत तरीका है लिखने का, आपने क्रिस क्रॉस करा, आपने यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के अलावा 2 3 आता है तो ऑफकोर्स लिखना पड़ता है ना, चाहे वो मैथ्स में कोफिशियंट हो। अगर आप 1x लिखते हो तो शायद जरूरत नहीं है, सिंपली x कैन बी रिटन, पर अगर कोफिशियंट 2 है तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो कुछ वैसा ही लॉजिक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो Ca1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे a हमें यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने लिखा था ये भी गलत है। अब क्या हो गया सर, अब कैसे गलती हो गई आपसे, देखो कभी भी अगर पॉलीएटॉमिक आयंस मिलते हैं ना, और आपको अगर उनमें नंबर लिखना है तो आप ब्रैकेट देके लिखोगे, ऑलवेज गिव अ ब्रैकेट व्हेनेवर यू गेट अ पॉलीएटॉमिक आयन। अब ऐसा नहीं कि आपको मान लीजिए कैल्शियम में ही 2 लिखना चाहिए था तो आप ऐसे ब्रैकेट देके लिखोगे, नो, अगर वो पॉलीएटॉमिक है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, अगर इन सब से कुछ आता है, अमोनियम है, तब आपको अगर 2 लिखना हो, 3 लिखना हो तो आपको ब्रैकेट देके लिखना है, क्योंकि 1 तो लिखना ही नहीं है, 1 का तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर 2 है तो आपको ब्रैकेट देख के लिखना है, 3 है तो आपको ब्रैकेट देख के लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो सिंपल सा फंडा है समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं लीड नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, कोई लीड नाइट्रेट कहता है, कोई लेड नाइट्रेट कहता है। तो लेड का सिंबल Pb, ये आपको याद करना है, लेड का सिंबल Pb। फिर नाइट्रेट यानी कि NO3, ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। नाइट्रेट, अब आप लेड, जैसे ये 20 में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपको कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, तो लेड का जो है वो +2 ही लेके चलना आप लोग। लेड का क्या लेके चलोगे, +2, सबसे कॉमन और स्टेबल वाला फॉर्म होता है। तो लेड का यहाँ पे वैलेंसी हो गया +2। मैं बार बार कह रहा हूं, चार्ज लिखना शायद इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला में हम तो प्लस माइनस लिखते ही नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लिखो तो इट्स अ गुड हैबिट। इनफैक्ट NCERT बुक में भी लिखा होता है। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट का अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, नाइट्रेट का देखिए माइनस लिखा हुआ है, यानी कि 1 -1 1, तो यहाँ पे ये हो गया -1। अब आप करोगे क्रिस क्रॉस, क्रॉस करोगे, 1 जाएगा Pb के पास, 2 जाएगा नाइट्रेट के पास, तो Pb1 लिखू क्या, लिखू 1, नहीं ना, वेरी गुड। NO3 पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 जा रहा है ना, तो आपको ये पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट देके लिखना है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस आएगा आपको ब्रैकेट देके लिखना है PbNO3 2, तो NO3 सिर्फ 2 लिख दोगे तो गलत है, अगर आप ऐसे लिख दोगे PbNO3 2 तो क्या 32 बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको ये पूरा ब्रैकेट देके लिखना है।
इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना हमारे सुपर हीरो शक्तिमान जो हमें कहा करते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा दूसरा फॉर्मूला कुछ, अब ध्यान से अगर देखो दूसरे फॉर्मूला की तरफ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको पता है कि लिखते लिखते कैल्शियम कार्बोनेट, अब लिखते लिखते याद हो जाएगा कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, और ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए आप सिंपली O लिखोगे। तो अब देखो कि इसका +2 होता है, और ऑक्सीजन का आप एटॉमिक नंबर याद करो, HHELIBEBCNO, तो वैलेंसी सॉरी एटॉमिक नंबर हो गया 8, रोल नंबर हो गया 8। अब इसको डिवाइड करोगे 2,6, क्योंकि फर्स्ट में 2 और सेकंड में मैक्सिमम 8, तो 6 तो हम रख ही सकते हैं ऑफ कोर्स। तो 2 6, क्या इसकी वैलेंसी 6 है? नो, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ही 8 बनने वाला है, ये एक्सेप्टर है, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये 8 बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसका जो चार्ज है, लेने वाला चार्ज तो पता चली गया 2 है, पर लेने वाला यानी कि 2-, तो हम ऑक्सीजन की यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। अब बहुत एक सुंदर सा फंडा आता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि दोनों मल्टीपल्स हैं तो आपको कैंसिल करना है, तो 2 और 2 तो एक दूसरे के मल्टीपल्स हो गए, तो 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या? कहीं ना कहीं 1 1 ही तो बचा ना। तो अब लिखोगे आप CaO, 1 इधर और एक 1 इधर, और 1 तो हम नॉर्मली लिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे? CaO। जब आप लिखोगे तो बहुत गैप नहीं होना चाहिए, इनके बीच कुछ झगड़ा नहीं होनी चाहिए कि एकदम से दूर दूर हो गए। अब ये जब साथ हुए हैं तो इनको सामने सामने रहना है, तो CaO, एक छोटा सा मिनिमम गैप बना के लिखना है आपको। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चूना 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 चूना, वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। ये क्लास 9 की बुक में भी था ना जनरल नेम लिखने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द भीगा हुआ चूना, जो एक जमाने में पेंटिंग में काम आता था। चूने को पानी में मिलाओ और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्लेकेट लाइम या स्लेक्ट लाइम कहते हैं, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर, ठीक है। पहले उसमें रंग मिलाते थे पिंक और कुछ, और हमारे वॉल्स में लगाते थे, और आज जब हम ऐसे वॉल में खड़े होते थे तो चूना चूना एक ऐड आता था, चूना चूना, तो वही चीज है, ठीक है। आप तो ठहरे मॉडर्न जमाने के लोग, आपको कहाँ पता होगा ये सब, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूलास लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट फॉर एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रेसिपिटेट है, हमने बात करी थी ना प्रेसिपिटेट की प्रीवियस वीडियो में, जाके प्लीज देखना और समझने की कोशिश करना। तो बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मैंने इसके बारे में आपको बताया था मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में, देखना है आपको। तो बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का जो पता होता है अब SO4। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बेरियम का जो वैलेंसी है वो है 2, बेरियम का वैलेंसी क्या है? 2 है, ठीक है। तो अब बेरियम का वैलेंसी हम यहाँ पे लिखते हैं 2, क्योंकि ये मेटल है, तो +2। और ना वैसे भी हम फॉर्मूला में जब हम पहले वाले को मेटल और दूसरे वाले को ही नॉन मेटल लिखते हैं या पॉलीएटॉमिक लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्लस होता है, बाद में माइनस होता है, ठीक है। सल्फेट 2-, मैंने आपको चार्ट दिया, आप देख लेना, 2-, तो फिर से मल्टीपल्स हो गए, कैंसिल हो गया, तो BaSO4। वैसे देखा जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 और 1 आना चाहिए था, यहाँ पे ब्रैकेट देख के 1 लिखना चाहिए था शायद, लेकिन 1 लिखना ही नहीं पड़ता, चाहिए ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ही 1 माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखने वाले हैं? BaSO4 लिखने वाले हैं। अब बेरियम सल्फेट, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो ना, तो आप देखो सल्फेट आप कितनी बार लिख चुके हो, आप सोडियम कितनी बार लिख चुके हो, तो आपको लिखते लिखते याद हो जाता है कि इसका 1 है उसका 2 है। तो सोडियम +1, सल्फेट -2, यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो क्रिस क्रॉस करना ही करना है। अब देखो 2 जाएगा सोडियम के पास, तो Na2, सल्फेट के पास जाएगा 1, तो अपने को ब्रैकेट देख के 1 लिखना नहीं है, हम सिंपली सल्फेट SO4 लिखेंगे। तो जब 1 लिखना होता है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मान लो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 फॉर्मूला लिखने सिखाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप बताओ कि सर किस तरह से मुझे 10 में काम आएगा। देखो
आपको एक रिएक्शन मिलने वाला है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि किसी दो चीज का कंबाइन होने पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनना। ठीक है, अब मैं आपको कहूंगा जब पढ़ाऊंगा कि हाँ बच्चों लिखो, देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो फटाक से हाँ कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे वैसे करके आप फटाक से लिखोगे CaO, आएगा कॉन्फिडेंस। फिर आप वाटर, वाटर आएगा, सबको याद है H2O, ये फेवरेट होगा सबका। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देते हैं सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो चलो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मुझे तो पता है, मुझे टीपू सर ने सिखाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही रिएक्शन लिखने का टाइम कम हो जाएगा, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका टीचर बल्ले बल्ले बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसको पकड़ के चलिए, एंड देन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप केमिस्ट्री को और बेटर तरीके से लिखो और समझो। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें और हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो हीट एक केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बात की बात है, हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। जैसे आपको चैप्टर मिलने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड में आपको 3 एसिड्स तो आपके फेवरेट होने वाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड कहते ही क्या होना पड़ेगा, HNO3, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रेट का -1। सर 1 1 तो लिखेंगे नहीं, तो इट इज HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का H, सल्फेट का SO4, हाइड्रोजन का +1, सल्फेट का -2। सर यहां तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे H के पास जाएगा कौन, 2 जाएगा, और SO4 के पास कौन जाएगा, 1, तो 1 तो अपने को लिखना ही नहीं है, तो फॉर्मूला विल बिकम H2SO4 HNO3। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो जाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, इसका +1, इसका -1, 1 1 तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, तो HCl इज द फॉर्मूला, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूलाज फटाफट। ठीक है, सो ये वीडियो सिर्फ आप ही नहीं, आपने दोस्तों को भी दिखाना, ताकि हम सब एक साथ पीयर लर्निंग करें और खुद को डेवलप करें। जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, या आपको एक रिएक्शन मिलने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैं बताता हूं कैसे आपको हेल्प करेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सिंगल रिएक्टेंट का टूट जाना, बिखर जाना और अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसका डिवाइड हो जाना। तो देखो वो रिएक्शन का जो पहला एग्जांपल है वो ये है कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सर आप क्या बोल रहे हो, ये फेरस सल्फेट, ये रहा फेरस सल्फेट, आप यहाँ पे F लिखा हुआ है PH, वो US UK इंग्लिश होता है ना, PH, SULPHATE लिखा जाता है नॉर्मली। ठीक है, सल्फ्यूरिक में SULPHU लिखा जाता है, F हम नहीं लिखते, हम नॉर्मली PH लिखते हैं F की जगह। ठीक है, फेरस सल्फेट। अब फेरस क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको कहा था वैलेंसी, तो आयरन के बारे में मैंने वहां नहीं मेंशन करा था, आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, एक होती है +2, प्लस क्योंकि वो मेटल है, अदरवाइज वैलेंसी सिर्फ 2 ही है, चार्ज आप कह सकते हो कि +2, तो वैलेंसी 2 होती है, और आयरन की और एक वैलेंसी 3 होती है। जब वैलेंसी 2, तो वो फेरस कहलाता है, लास्ट में OUS लगता है। ठीक है, और अगर 3 है तो वो फेरिक कहलाता है, लास्ट में इक लगता है। तो ध्यान रखना, हायर वैलेंसी इज इक, लोअर वैलेंसी इज फेरस। ठीक है, तो यहाँ फेरस सल्फेट का मतलब, सल्फेट का मतलब हो गया कि आयरन की वैलेंसी 2 है। फेरिक अगर कहूंगा तो वैलेंसी क्या लेने वाले हो, 3 लेने वाले हो। सल्फेट तो वही पुराना अपना -2 है ना, मैं कह रहा हूं ना, रिपीट हो रहा है बार बार। अब यहाँ पे क्या हो जाना है, +2 सब मल्टीपल्स है तो कैंसिल करना ही है, तो आप आ जाएगा सिर्फ 1 1 यहाँ पे, जो हम लिखने वाले नहीं है, तो FeSO4, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। उसके बाद अगर आप देखो कि फेरिक ऑक्साइड, मैंने क्या कहा, फेरिक ऑक्साइड, रस्टिंग आपने समझा ना, रस्टिंग जो रेडिश ब्राउनिश लेयर जो बनता है आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन का, उसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड मतलब आप समझ गए होंगे कि फेरिक मतलब वैलेंसी 3, तो वैलेंसी इज 3। ठीक है, एंड ऑक्साइड मतलब O,
मैंने कहा है आपको पहले भी, कैल्शियम ऑक्साइड में भी मैंने आपको कहा था कि ऑक्साइड का मतलब O होता है, तो यहाँ पे ऑक्साइड का मतलब O, फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन का 3 क्योंकि फेरिक कहा है मैंने, और ऑक्सीजन का तो फिक्स्ड है अपना 2। आप क्रिस क्रॉस करोगे तो आपके पास आयरन के पास जाएगा 2 और ऑक्सीजन के पास आएगा 3, तो Fe2O3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है Fe2O3। जब आपको कहा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लिखते हो CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाई मतलब 2 तो 2 ऑक्सीजन, ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब 3, ट्राई मतलब 3, है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या है इसमें तिरंगे में? 3 कलर्स हैं, ट्राई है ना, ट्राई कलर कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, समझ सकते हो। तो अब देखो मैं आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको काम आएगा मैं बताता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे, आपको रिएक्शन में ध्यान नहीं देना है, आप मेरी बात को समझो कि कहां पे ये यूज होने वाला है। आप जब मैं बोलूंगा कि बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखो, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है आप लिखो कि फेरस सल्फेट। वाओ सर कितना आसान है, जब उसमें हीट देने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एरो के ऊपर वो लिखते हैं जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो हम फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, उसमें हीट सप्लाई करेंगे, तो ये डेल सिंबल जो होता है वो हीट को सिग्निफाई करता है। ठीक है, बात की बात है ये। तो फेरस सल्फेट, हाँ मुझे आता है सर कि सर फेरस का मतलब 2, सल्फेट का मतलब 2, कैंसल फेरस सल्फेट। वाओ सर मजा आ रहा है। फिर आप लिखोगे कि सर इसकी जो प्रोडक्ट्स है बताइए, तो ये डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा और बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। अरे सर आयरन का 3, ऑक्सीजन का 2, सर क्रिस क्रॉस करेंगे Fe2O3, तो आपका ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अरे सर डाई मतलब 2, SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ट्राई, बन गया रिएक्शन। लग गया आपको ये फॉर्मूला, ये जो रिएक्शन आसान समझने में? सर कितना इजी है। और एक बताता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का आप यहां देख सकते हो कि 2 माइनस, यानी कि चार्ज जितना है उतना ही बैलेंस ही है। तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का 2, कैल्शियम का भी 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, मार्बल, लाइमस्टोन। तो यहां पे देखो किस तरह से काम आएगा। जो दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट डिकम्पोज्ड। आपको तो फॉर्मूला लिखना आता है, वेरी गुड। व्हेन हीट इज सप्लाइड, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको ये फॉर्मूलास आने लग गए, आप खुद बताइए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा पूरे टॉपिक को समझना, पूरे रिएक्शंस को समझना, उसको याद करना, एंड एवरीथिंग विल बिकम सो परफेक्ट। फिर आप इसको बैलेंस कर पाओगे। अगर मान लीजिए मुझे इसको बैलेंस करना होता, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद बैलेंसिंग में आप अभी एक्सपर्ट नहीं बने हो, तो मुझे यहाँ पे देखो आयरन का एक ही एटॉम है पर यहाँ पे आयरन का 2 एटॉम है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 आयरन हो गए। हम हमेशा उस केमिकल कंपाउंड के फ्रंट पे लगाते हैं इस नंबर को, चाहे 2 लगाओ 3 लगाओ, डिपेंड ऑन द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 2 को कोफिशिएंट कहा जाता है, जैसे मैथ्स में हम 2x लिखते हैं तो 2 को कोफिशिएंट कहते हैं, वैसे इसको 2 में भी कोफिशिएंट। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। बैलेंसिंग का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, तब जरूर देखना। और क्योंकि बैलेंसिंग हम करने वाले हैं तो मुझे लगा कि ये जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 आयरन 2 आयरन, मल्टीप्लाई करके सोचो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 1 जा 2 सल्फर, 1 and 2 2 सल्फर, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब देखो नंबर ऑफ एटॉम सेम है दोनों साइड, हर एलिमेंट का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब एकदम सेम आएगा, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आएगा, हम इसे रिएक्टेंट कहते हैं। मैंने ये सब कुछ बता दिया है आपको उस वीडियो में, आप जब जरूर जाके देखो। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटॉम्स है, आयरन एक एलिमेंट है, दोनों तरफ 2 2 है, सल्फर एक एलिमेंट है, दोनों तरफ कितने हैं, 2 2 हैं, फिर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, 2 4 जा 8, यहाँ पे भी 8, समझ सकते हो ना। तो ये सारा बैलेंसिंग। अब मान लो
जस्ट अज्यूम कर लो कि आपको फॉर्मूला शायद नहीं आता था और आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, Fe3 और O2 लिख दिया। अब इमेजिन करो बैलेंस कर पाओगे? एक तो बैलेंस नहीं होगा, दूसरा वो रिएक्शन गलत, तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। तो वही चीज है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, शायद आप जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं कहता ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि फॉर्मूलाज के पीछे जाइए, फॉर्मूलाज को समझिए, उसको आप एटॉमिक नंबर्स को ध्यान रखिए, कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखिए, ताकि ये जितने भी केमिकल नेम्स हैं उनको आप बहुत बढ़िया से लिख सको। जैसे जिंक सल्फेट हो गया, जिंक वैलेंसी आपका 2 है, मैंने आपको डाला हुआ है, आप देखना। सल्फेट तो लिख लिख के थक ही गए हैं कि ये भी 2 है, -2 है, 2 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया जिंक सल्फेट। तो दैट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मैंगानीज क्लोराइड आपको क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो मैंगानीज का सिंबल होने वाला है Mn, इसकी वैलेंसी होने वाली है 2। क्लोराइड Cl, क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1, इसका +2। आप देख सकते हो कि हमेशा पहले प्लस आता है, बाद में माइनस आता है, तो ये क्रिस क्रॉस होगा क्योंकि यहाँ तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो Mn1 हम लिखेंगे नहीं, Cl2 क्योंकि 2 इधर जाएगा, तो बन गया मैंगानीज क्लोराइड। सो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। जितने भी केमिकल नेम्स मैंने यहाँ डाले हैं ये ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर में सारे आने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर में भी रिपीट होने वाले हैं, थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिपीट होने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज आपको ढेर सारा ऑक्साइड्स मिलने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला नहीं है सारा। जैसे कि आपको लिखना है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का वैलेंसी +1। अगर आपको याद नहीं कैसे करोगे, HHELIBEBCNOFNENA 11 में आके रुकोगे, 281 लास्ट में 1 है तो वैलेंसी 1 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आएगा ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर, फिर से आप काउंट करोगे, काउंट करते करते याद हो जाएगा, कोशिश तो करो। तो उसकी वैलेंसी होती है 2, -2, तो आपका क्रिस क्रॉस होगा। तो Na के पास जाएगा 2, ऑक्सीजन के पास जाएगा 1, जो हम नहीं लिखेंगे। तो Na2O इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। तो जब मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे, अब मान लीजिए वहां पे रिएक्शन आ गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज बर्न्ड, सोडियम कैचेस फायर इवन व्हाट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप ऐसे ही रख दो तो वो कैच कर लेता है फायर, बिकॉज इट रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विद लाइक ऑक्सीजन, राइट। तो Na+O2, अगर आपको एक रिएक्शन मिलता है Na+O2, इट गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड। तो लिखना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। अगर आपको बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, गड़बड़ है। यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 ही है, गड़बड़ है। तो यहाँ 2 सोडियम बनाने के लिए मैं 2 डाल देता हूँ, तो 2 सोडियम तो बन गए। लेकिन अभी भी देखें यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंसिंग सही होगा अगर आप उस चीज को समझो कि फॉर्मूला कैसे लिखना है। अब मान लीजिए मुझे बैलेंस करना था यहाँ पे, तो मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में 2 2 4 क्या हो गया, सोडियम, 2 2 4 सोडियम, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, हो गया बैलेंस। हम बैलेंस का वीडियो लेके आने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए पढ़ाई विद टीपू सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग के साथ, तब तक प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी डाल रखा हूं, आप नाम को लिखना और प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।